वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग हैं। सो वी आर अगेन बैक ऑन डीयू परीक्षा विद यहाँ पर एनईपी 2025 का पेपर आपका डिस्कशन करने जा रहे हैं फॉर फिजिकल साइंसेज एंड लाइफ साइंसेज वाले बच्चों के लिए। बहुत ही ज्यादा अच्छा पेपर है। एंड 2025 एज वेल एज 2024 आप देखेंगे। जब 2024 का भी पेपर आपने आई होप देख लिया होगा, या नहीं देखा तो जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगी कि 24 और 25 में काफी रेपिटेटिव क्वेश्चन पूछेगा। मतलब जो 24 में क्वेश्चन है काफी सारे सिमिलर एग्जैक्टली 25 में। जनरली ऐसा नहीं होता कि 2 साल कंसेक्यूटिवली आपको एग्जैक्ट काफी क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिले, बट मिल रहे हैं इन योर फिजिकल साइंसेस वाले में। सो देर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि इन दोनों पेपर से बहुत ज्यादा आपके पेपर में सवाल आने वाले। तो अच्छे से करके जाइएगा। जनरली ऑनर्स वाले के साथ ऐसा नहीं होता, उनको थोड़ा पुराना और देखना पड़ता है, तब जाके उनका हिसाब किताब बैठता है। बट आपके काफी ज्यादा सवाल आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे 2026 के पेपर में, इन दोनों ही पेपर्स में। तो अच्छे से करके जाइएगा। और 2024 में काफी ज्यादा कन्वर्जेंस है, तो वहां पर इसको ज्यादा डिटेल में किया है। कोई भी फीडबैक हो जरूर दीजिएगा, और कुछ करना हो तो जरूर करिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि लास्ट ईयर भी कोई खास शेयरिंग नहीं हुई थी, दैट्स वाई सेमेस्टर 3 में मैंने नहीं बनाया था, कोई बच्चे ज्यादा देख नहीं रहे थे। बट प्लीज करिएगा शेयर, सो दैट अगर सेमेस्टर 5 में मुझे कुछ करना होगा, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स जो इन 2 वीडियोस पर आएगा। उसी पर डिपेंड रहेगा कि कैसे मैं सेमेस्टर 5 में आप लोगों के लिए भी कंटेंट अपलोड करूँ। अगर ऑब्वियसली अच्छा लगे तभी करिएगा। मैं जबरदस्ती नहीं करवा रहा कि हाँ कंटेंट आने चाहिए, दैट इज नॉट समथिंग के मतलब जो एक बहुत जरूरी काम है कि आपको बेटर तरीके से समझ में आना चाहिए। सो दैट इज द पॉइंट। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। प्रोडक्ट बताना है इन रिएक्शंस का, तो बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट रिएक्शन है। यहाँ पर कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4, 5 कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 3 4। और हमें पता है दिस इज द HVZ रिएक्शन, और यहाँ पर बी आर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से यू कैन मेक अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस रिएक्शन का नाम हेल वोल्हैट जेलिंस्की रिएक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ सिंपली ये पिरिडीन में हम NaNH2 डाल रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ NH2 एट द एंड सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं शीशी-बाबिन रिएक्शन। तो शी रिएक्शन, आई होप सो मैंने स्पेलिंग सही लिखी हो। हाँ, ये यहाँ पर इसका अच्छा साइलेंट भी होता है, कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी स्पेलिंग देखने को मिलेगी। तो जस्ट तैयार रहिएगा उस चीज के लिए, आपको ऐसे भी मिलता है। तो यहाँ इसका मैकेनिज्म भी लिखा है, बट लेट दैट बी फॉर नाउ। देन डिस्टिंग्विश करना है हमें इन अमाइंस में बाय हिंसबर्ग टेस्ट। तो ये हर कोई भी बच्चा बच्चा बता देगा। तो होता क्या है, वी हैव RNH2 इज योर प्राइमरी अमीन। इसकी रिएक्शन में कराऊंगा हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा हिंसबर्ग रिएजेंट इज दिस। ये होता है, या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ सही बनाया तुम्हारे भाई ने, एकदम नहीं भूला। मतलब लगा था मुझे पिछले सेमेस्टर में क्योंकि पढ़ाया था। सो होता क्या है, यहाँ पर आपका सिंपल सा HCl सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इस रिएक्शन की यदि मैं बात करना चाहूँ तो दिस इज सिंपली और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन है यहाँ। सो यहाँ ये अमाइन अटैक कर देता है सबसे पहले इस पर, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो यहाँ नेगेटिव आता है। फिर इस बॉन्ड का कमबैक होता है, इस Cl को लात मार के बाहर कर दिया जाता है, और यहाँ से H+ चले जाता है, और ये बन जाता है। अब अगर मैं प्राइमरी अमीन को सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराया, और अब मैं उसकी KOH से यदि रिएक्शन कराना चाहूं, तो वो हमारे पास कुछ ऐसी हो जाती है रिएक्शन। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर हो जाए। अब वही बंदा अगर मैं यही सेकेंडरी अमीन वाला ले आऊं, तो वो क्या करेगा, वो हिंसबर्ग रिएजेंट से सिंपली प्यारे तरीके से एकदम रिएक्ट करेगा, जैसे करना चाहिए था उसे कायदे से। तो वो वैसे ही यहाँ पर रिएक्ट कर रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो अब फर्दर अगर मैं KOH से रिएक्शन करूंगा, क्या मुझे बताओ यहाँ कोई एस सॉरी एसिडिक हाइड्रोजन नजर आ रहा है? ये आंसर स्ट्रेट में। क्या ये रिएक्ट करेगा? नहीं, तो ये रिएक्ट नहीं करता। वेयर एज यही मैं अगर टर्शरी अमीन लिया हूं, तो यार ये तो हिंसबर्ग रिएजेंट से ही रिएक्ट नहीं करेगा। खत्म हो गया आपका काम। क्या बताओगे? प्राइमरी अमीन ऑन रिएक्टिंग विद Hinsberg reagent produce a product which is soluble in KOH, whereas secondary amine on reacting with Hinsberg reagent produce a product that is insoluble in KOH, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप लिखेंगे, और टर्शरी अमीन गरीब रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये आपका डिस्टिंग्विश हो गया। अब यहाँ मैंने सेटजेव एलिमिनेशन की यदि हम बात करना चाहें तो बहुत ज्यादा नहीं करी जा सकती। तो सबसे पहले अगर मैं सेटजेव के बारे में बात करूं, तो इसमें आपका जनरल जो स्टेटमेंट है वो ये होती है, स्पेलिंग ऐसे मैंने लिख दी श्रब सी, कि आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। दिस इज द जनरल स्टेटमेंट।
ठीक है। जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस अल्कीन में सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जैसे ये CH3 लगाओ, ये CH3 लगाओ, और भी कुछ बड़े बड़े ग्रुप लगा दो, भर भर के इसे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये इसका मतलब है। और मोटी मोटी अगर मैं बात बताऊं ना, तो अगर हमें एग्जैक्टली कंसेप्चुअल बात बताऊं तो ये मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है आपकी स्टेबल अल्कीन होनी चाहिए, अल्कीन स्टेबल होनी चाहिए। तो स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये यहाँ पर फंडा होता है। बात समझ में आई? सर बिल्कुल लगे। ठीक है जी, और क्या बात कर सकते हैं? अब हॉफमैन में इसका उल्टा होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, और आपकी जो फंडा होता है वो ये होता है कि लेस स्टेबल एल्कीन। यदि एग्जांपल की बात करना चाहें तो आप जैसे कि ले सकते हैं, हम्म, यहाँ से एग्जांपल अगर मैं लूं, हाँ, ये मैंने यहाँ Cl लगा दिया। अब मैं यदि इसकी अल्कोहलिक केस से रिएक्शन कराऊं तो मेरे पास बेटा दो पॉसिबिलिटी है। क्या? एक तो ये एल्कीन निकालूं, दैट इज यहाँ से हाइड्रोजन निकालूं, एक यहाँ से निकालूं। क्या देखकर बताया जा सकता है कौन सी अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है? बच्चा बच्चा बता देगा कि सर ये कार्बन यहाँ पर दो क्या है, हाइड्रोजन। ये कार्बन ये कार्बन यहाँ क्या है, CH3, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ CH3। दिस इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपका सेटसेप वाला प्रोडक्ट होगा, और यही आपका जो कि लेस स्टेबल एल्कीन है, ये आपका कहलाता है हॉफमैन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है? अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ इसका, आपका कौन सी रिएक्शन थी वो, नाम भूल रहा हूँ मैं, जब आपकी क्वाटरनरी सॉल्ट होती है, एक आप ले लो CH2 CH3, एक आप ले लीजिए, क्या लोगे बताओ, CH2 CH2 CH3, एक और आप ले लो, इस पर लगा दो पॉजिटिव। हाँ, हॉफमैन एलिमिनेशन जो होती है हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की, हुआ। तो यहाँ आप जैसे इसको हीट करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या? या तो आप इसकी अल्कीन बनाओ, या तो आप इसकी अल्कीन बनाओ, ठीक है। तो इन दोनों में से आप उसकी अल्कीन बनाते हो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले पर फोकस रखना है। कौन सा लेस आएगा? ये वाला। तो आप क्या बनाओगे? आप इथीन बना दोगे, सॉरी CH2 ही आएगा, साथ में N यहाँ पर आपका जो प्रोपाइल ग्रुप था, ये एज इट इज तीनों रहेंगे, ये आपका एक टर्शरी अमीन बन जाता है R3N। तो ये आपका यहाँ पर बनता है, तो तीन आपके टर्शरी अमीन, और आपकी एल्कीन इसकी बनती है। जबकि आप सोच भी सकते थे कि सर यहाँ पर आपने प्रोपीन क्यों नहीं बनाई, बिकॉज वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है जी, हो गया? हाँ जी, हो गया। तो दैट्स हाउ यू गाइस कैन डू। बहुत सिंपल से यहाँ प्रोडक्ट लिखने, बच्चा बच्चा बता देगा। ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन है। एनिलीन की अगर हम कराते हैं तो ये बनता है, फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन बनता है, KI से रिएक्शन कराते हैं तो आयोडो बेंजीन बनता है। बिना किसी देरी के नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ट्राइक्लोरो एसिडिक स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, तो बच्चा बच्चा बता देगा यार। ये एसिडिक आ गया, हाँ सर। अब ट्राइक्लोरो बना लो, बना लेते सर। मुझे बताओ एसिड अच्छा एसिड कब होता है? सर जी जब वो H+ आयन आराम से या जल्दी दे। मानते हो या नहीं मानते? सर बिल्कुल मानते। तो अब कोई अगर H+ आयन कोई भी एसिड अपना दे देगा या कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, तो वो एक कॉन्जुगेट बेस बना लेता है, जिसको मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। क्या बना लिया? कॉन्जुगेट बेस। और इस आदमी का कॉन्जुगेट बेस ये बन गया। अब नाउ द पॉइंट इज, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। बच्चा बच्चा जिंदगी में हर एक इंसान, हर एक कंपाउंड, हर एक मॉलिक्यूल चाहता है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ ही आगे फॉरवर्ड में जाए। नाउ वी हैव टू लुक कि ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। यदि ये कम है आपका जो स्टेबल रहेगा कॉन्जुगेट बेस, तो आप बोल दोगे आपका जो एसिड है वो ज्यादा एसिडिक नहीं है। अब इन दोनों में आप कंपैरिजन करो, इस एनायन में रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस। यहाँ पे जब भी कंपैरिजन करते हैं, दैट विल डू विद द अनकॉमन पार्ट। की क्या अनकॉमन है? क्या अनकॉमन है ये सोचो। Cl क्या कर रहा होगा? -I स्ट्रॉन्ग दिखा रहा होगा। क्या? स्ट्रॉन्ग -I से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। मुझे बताओ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है या कम है? सर नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो अगर मैं कहीं से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बंदा लगा दूं तो क्या वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा? हाँ। अब अगर इलेक्ट्रॉन खींचा तो क्या मेरा चार्ज जो कि नेगेटिव वाला है वो कम हो रहा है? बिल्कुल। और हमेशा याद रखना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चार्ज अगर कम कर दिया ना आपने तो आपने स्टेबिलिटी बढ़ा दी। एक ऑनर्स वालों को तो मैं बहुत ज्ञान दे चुका, आप लोगों को भी अब थोड़ा सा ज्ञान दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करा? स्टेबिलिटी बढ़ा दी। तो आपने यहाँ पर चार्ज कम करा और अल्टीमेटली आपकी स्टेबिलिटी हो गई इंक्रीज। ठीक है।
तो बढ़िया हो गया काम आपका। तो स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई। तो अब कौन ज्यादा एसिडिक, तो ऑब्वियसली जहां पर आपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विड्रॉ करा है वो वाला आपका ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये आपका ज्यादा एसिडिक, और उन्होंने बोला भी, और रीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ही आपको लगा। नेक्स्ट आते हैं सिंपल एस्टर के हाइड्रोलिसिस। ये भी हर बच्चा बच्चा करा देगा गली का। तो आप देखो, ये होता है एस्टर, RCO R डैश, ठीक है। एक बार मैं एसिडिक कराता हूँ तो आप बोलोगे सर एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब आप कराएंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। मैं कहूंगा बिल्कुल आपने सही बोला, और मुझे एक करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलता है। यदि हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करा दें NaOH से या खाली OH नेगेटिव से, तो आप बोलोगे सर आपको RCO नेगेटिव मिलेगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट और अल्कोहल। डिफरेंस इतना है, यहाँ एसिड मिला, यहाँ एसिड की सॉल्ट। अब ये लोग बोल रहे हैं कि यार क्यों हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रेफर करेंगे, किसकी, एस्टर की। अब लॉजिकली आप सोचोगे यार भाई यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट बन रही है, हमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस बेटर होनी चाहिए थी। सोचेगा ऐसे दिमाग में कि यार यहाँ जिंदा एसिड मिल रहा है, यहाँ पर मुझे फर्दर इसको किसी एसिड से रिएक्ट करा के फिर इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा। तो सर ये तो परेशानी की बात है ना। मैं कहूंगा हाँ आप सही सोच रहे हो, बट आपको सही बात भी मालूम होनी चाहिए। क्या बात मालूम होनी चाहिए? वो ये बात है कि सबसे पहले ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। मतलब ये इक्विलिब्रियम में, जो एरो मैंने टेढ़े बनाया ना, बेसिकली इक्विलिब्रियम का एरो। सर ऐसा क्यों? मतलब क्या आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है? तो द पॉइंट इज दिस, इसकी जरा रेजोनेंस कराओ और इस आदमी की रेजोनेंस कराओ। तो आप जब सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की कराओगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी सर बिल्कुल दिखेगा। और जब आप इसकी, दैट इज आपका कार्बोक्सिलेट आयन है, इसकी जब आप रेजोनेंस कराओगे, दैट इज इस आदमी की, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जरा यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर, अलग है। मतलब अलग है इन द सेंस कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। अब इसको देखो और इसको देखो, क्या ये दोनों सेम नहीं दिख रहा है? हाँ। तो अगर दोनों सेम है तो सर मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस होगी? नहीं। द पॉइंट इज, आपको अगर इतना नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है, यहाँ भी हो रही है, बट इन दिस सिनेरियो यहाँ जो रेजोनेंस हो रही है उसमें मुझे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। एंड इक्विवेलेंट का मतलब एग्जैक्टली सेम फोटोकॉपी मुझे मिल रही है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूं क्वालिटी वाइज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना मतलब आपने खतरनाक रेजोनेंस करवा दी, बहुत एक्सट्रीम स्टेबिलिटी आपने उस पर्टिकुलर कंपाउंड को प्रोवाइड करा दी। तो ये एक्सट्रीमली स्टेबल रहेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक्सट्रीमली स्टेबल है। इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है, बट इक्विवेलेंट नहीं हो रही। क्वालिटी वाइज इतना बेटर नहीं होगा। अगर क्वालिटी वाइज इतना बेटर नहीं है तो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो सर अब स्टेबिलिटी हमें क्या लेते हैं ना, तो वही बात जो एसिड में बताई, अब यहीं पर बता रहा हूं कि आपकी रिएक्शन तभी ज्यादा अच्छे तरीके से फॉरवर्ड में जाएगी जब आपका प्रोडक्ट स्टेबल हो। तो आप लॉजिकली देख के बताइए, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, ये बेसिक है, किसमें स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है? तो बच्चा बच्चा बता देगा सर ये जो सॉल्ट है दिस इज आपकी वेरी वेरी स्टेबल, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या प्रेफर कराएंगे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। आई डोंट थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिएक्टेंट लिख के, प्रोडक्ट लिख के, 4-5 लाइनें लिख के अपने घर चले जाइएगा, मतलब आंसर लिख दिएगा। कीटोइनॉल फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है इथाइल एसिटो एसिटेट के लिए। सो आइए इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इथाइल एसिटो एसिटेट का, मैं तो शायद भूल रहा हूँ, ऐसा ही होता था क्यों, इथाइल एसिटो एसिटेट। तो यहाँ पर आता है मेरे पास इथाइल। इसकी अगर मैं इनॉल फॉर्म बनाऊं तो कीटो फॉर्म ये रही, इसकी इनॉल फॉर्म अगर हम बनाए तो दैट वुड बी ऐसी होती है। ये हाइड्रोजन आपका यहाँ आ जाता है, तो ये आपका CH3, C यहाँ पर OH, हियर वी हैव दिस, क्या बना दी, कीटो इनॉल फॉर्म बना दी। तो ये आपकी आ गई इनॉल फॉर्म। अब ना हम इसमें क्या बोला इन्होंने, सबसे पहले डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, है ना। जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, एक डिफरेंशिएट करने का आसान तरीका ये रहेगा कि आप इसमें कोई भी एल्कीन की रिएक्शन लगा दो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगा दो, या ब्रोमीन CCl4 में लगा दो, तो ये आपका डीकलराइज हो जाएगा। तो आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि आपका इनॉल फॉर्म है, बेसिकली आपकी इन फॉर्म है। और यहाँ अगर आपको कोई टेस्ट लगाना है तो यहाँ पर आप कोई भी एल्डोल टाइप वाली रिएक्शन करा दो, मे बी इसकी बेस से रिएक्शन करा दो, किसी भी बेस से। या और अगर फर्दर बात करूं, यहाँ कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दो, हाँ दैट वुड बी बेटर। तो आप यहाँ पे जैसे HCN से रिएक्शन करा दीजिए। तो जैसे आप HCN से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, ये कार्बोनाइल पर अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन डू। यहाँ पर इसका अगर हम बात करें डिस्टिंग्विश, हम सिंपली किसी भी रिएक्शन से करा सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर अब क्या बात करनी थी, हम इसको कैसे आइसोलेट करेंगे। सो अगर बात करें, इनका कुछ ना कुछ फिजिकल कंडीशंस में अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हुई नजर आएगी।
वेर एज यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से आपकी कुछ ना कुछ डेफिनेटली फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कि आप देख सकते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता हुआ नजर आएगा। सो हम क्या कर सकते हैं, हम टेम्परेचर चेंज करके इनको कुछ आइसोलेट कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग वी कैन डू। तो टेम्परेचर जैसे कि अगर हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में सोचें, तो समवेयर अगर हम -78 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं ना टेम्परेचर, तो आपकी कीटो फॉर्म क्रिस्टलाइज हो जाती है। आई होप सो कीटो वाली होती है, हाँ, कीटो फॉर्म आपकी क्रिस्टलाइज हो जाती है एंड देन वी कैन इजीली सेपरेट इट। तो ये बस यहाँ पर लिख सकते हैं, और कोई खास इसमें मतलब है नहीं ऐसा बताने लायक, और क्या ही मतलब किया जा सकता है यहाँ पर। डिफरेंशिएट करने के लिए आप कोई रिएक्शन बता दीजिएगा एक एक दोनों की, और आइसोलेशन में थोड़ा सा बता दीजिएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जरूर मेंशन करिएगा। बढ़ जाइएगा नेक्स्ट, दैट इज क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में। तो काइंड ऑफ ये एल्डोल टाइप की रिएक्शन है, बस एस्टर यहाँ पर हम लेते हैं। एस्टर आपका रिएक्टेंट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक एस्टर लिया है, यहाँ इसके 3 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहला काम आपका जो बेस है उसका अटैक कर रहा होता है, तो बेस आपका एसिटिक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेता है। अब बेस ने जैसे ही एसिटिक हाइड्रोजन निकाला, तो यहाँ पे आपके सामने एक एनायन तैयार हो गया। सो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। आराम से सलीके से लिखिएगा, एग्जाम में पहले आपका फर्स्ट लाइन पे ही लिखिएगा। सेकंड स्टेप आप यहाँ से शुरू करिए, अगली लाइन में ही लिखिएगा, ये रिएक्टेंट आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, क्या करेंगे आप, सिंपल डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर एक जगह डेल नेगेटिव एक जगह डेल पॉजिटिव आया होगा। एंड देन इवेंचुअली ये जो नेगेटिव है ये कहाँ अटैक करेगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, और ये यहाँ पर अटैक होगा, और आपका सिनेरियो ऐसा हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका इस जगह अटैच हो चुका है। समझ में आया? आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा। तो हुआ क्या है यहाँ पर, ये जो OCH3 था, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रुप अब यहाँ पे जुड़ चुका है, देख सकते हैं आप बहुत क्लियरली। तो ये ग्रुप जैसे यहाँ पर जुड़ चुका है, अब क्या होगा, सो अब देख लीजिए, अब इस ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसका कमबैक होगा, वो कमबैक करेगा और इस ग्रुप को लात मार के बाहर कर देगा, दैट इज OCH3 को, और आपके सामने बन चुका होगा यहाँ पर बीटा कीटो एस्टर। तो एस्टर से हमने बीटा कीटो एस्टर बना लिया। तो अल्फा कार्बन इज बेसिकली जो भी कार्बोनाइल वाला है, मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन के बराबर वाला इज अल्फा, उसके बराबर वाला बीटा कार्बन। तो बीटा कीटो एस्टर यहाँ पर बन गया है। आई डोंट थिंक यहाँ किसी को डाउट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि वी हैव इस पायरोल। सो पायरोल की हमें बात करनी है कि क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कार्बन नंबर 2 पर होती है, तो ये ऑनर्स वाले बच्चों को कराया था, वही सेम चीज यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं ये पायरोल है, इसका कार्बन नंबर 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा। करते क्या है हम देख सकते हैं, आप कार्बन नंबर 2 हो या कार्बन नंबर 5 हो, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों ही तरफ से सेम। सिमिलरली 4 और 3 सेम है, तो हम करेंगे क्या, हम दोनों बार, एक बार 2 बार अटैक करवा लेंगे, एक बार 3 बार करा लेंगे, पता लग जाएगा हमें कहाँ पे कराना चाहिए कहाँ पे नहीं। तो पहले अगर मैं यहाँ पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, यहाँ पर मैंने अटैक कहाँ पर कराया है, इस जगह पर कराया, दैट इज C2 पर। तो होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रोफाइल आके इससे जुड़ जाएगा, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ रेजोनेंस कराई, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, बढ़िया मजा आ गया। फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आया, आप देख सकते हैं ये सिंपल रेजोनेंस हुई है, बच्चा बच्चा जानता है रेजोनेंस कैसे होती है, तो कोई अगर ऐसा रेजोनेंस नहीं जाता मतलब फिर क्या ही बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये साइड आया और ये पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो गया। अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए, ठीक है सर। अब नीचे आते हैं, अब मैंने कहाँ करा है, अब मैंने 3 पर अटैक करा दी, यहाँ 3 पर अटैक करा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव, इसकी रेजोनेंस कराई बस। अब यहाँ पर और फर्दर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ क्वालिटी का कोई मसला नहीं, क्वांटिटी का रहेगा, क्योंकि सिमिलर सिमिलर से ही यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल, दैट मीन्स ये वाला जो पाथ था ये हमारा ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो 1 2 3 यहाँ पर हमारे टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, और जो 3 हमारे यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने वो 2 से ज्यादा है, तो दैट्स वाई प्रेफर कहाँ किया जाएगा, सेकंड कार्बन पर। आई डोंट थिंक किसी को यहाँ पर कोई डाउट हो, तो अच्छा सवाल यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट, पर्किंस कंडेंसेशन। तो ये भी काइंड ऑफ ये एल्डोल टाइप की ही रिएक्शन होती है, तो इसमें आप बस एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं और बेंजल्डिहाइड, ठीक है। कोई भी आप वैसे एरोमेटिक, वो क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, एंड साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस आदमी, देन फर्दर हीट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो CH3CO नेगेटिव है, इट विल बिहेव सिंपली जो एल्डोल में बेस की तरह काम होता है वहां पर भी काम होता है, और यही एसिटिक हाइड्रोजन जैसे पीछे अभी एस्टर का निकाला है हाइड्रोजन अल्फा वाला, सेम यहाँ से भी मैं अल्फा वाला हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ। तो अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिया, क्या बन जाएगा, एनायन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब ये जो एनायन तैयार हुआ है, ये अनायन यहाँ तैयार हो गया, अब ये अटैक करेगा वही सेम बेंजल्डिहाइड पर, तो इस एनायन ने यहाँ पर अटैक कर दिया बेंजल्डिहाइड पर, तो सिंपली यहाँ अटैक हुआ। आप देख सकते हैं होगा क्या यहाँ पर, आप बहुत क्लियरली एक चीज को मैं आई थिंक दोबारा बना दूं आपको थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए। तो एनायन के अटैक के बाद देखिए क्या सिनेरियो रहेगा, ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इस पूरे ग्रुप को ज्वाइन कर देता हूँ, कौन सा ग्रुप था ये, मेरा एसिटिक एनहाइड्राइड वाला ग्रुप। सो दैट इज यहाँ CH2,
यहाँ पर COO, यहाँ पर O और यहाँ पर CO, और ये आ गया आपका क्या CH3। आई डोंट थिंक यहाँ मैंने कुछ गलती करी हूँ। सो यहाँ मेरे ये हो गया CH2 आ गया, CO और यहाँ CH3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर क्या होता है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर अटैक होता है कि ये आदमी इंट्रामोलिक्यूलरी इस पर अटैक करता था। अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ क्यों नहीं हो रहा अटैक, ये भी कार्बोनाइल है, दोनों लोग भाई हैं। तो उसका रीजन ऑनर्स वालों को बताया था, दैट इज की रिंग फॉर्मेशन कितने कार्बन की होती है। 4 कार्बन की रिंग फॉर्मेशन आपकी स्टेबिलिटी नहीं देती, 6 कार्बन से आपको स्टेबिलिटी मिलती है। तो 6 मेंबर्ड रिंग आपकी होती है, तो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और आपकी ये 6 मेंबर्ड रिंग आराम से बन जाएगी। अब आई डोंट थिंक यहाँ किसी को कोई डाउट होगा। इसको मैं थोड़ा सा डब्बे के अंदर बंद कर दूं, यहाँ जो ये जो कंपाउंड बनाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीएच, ये यहाँ पर कार्बन, ये ऑक्सीजन जिसने अटैक करा है उस कार्बन पर, उसका हालात कुछ इस प्रकार है। अब क्या होगा, अब फाइनली ये अगेन इस बॉन्ड का कमबैक होगा और यहां से ये निकल जाएगा एंड आपके सामने जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अगेन चेंज हो चुका है। तो ये यहाँ पर अटैक हुआ जैसे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या हुआ, अब इस बार ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी और ये बॉन्ड टूटी, ये सभी लोग यहाँ अटैच हो गए और ये आपका पूरा आदमी ऐसा ही रहा। अब फाइनली यहाँ से हम हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया जाएगा बाय द दिस, दैट इज आपका इथेनोएट आयन या एसिटेट आयन, एंड फाइनली आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दैट इज यू कैन सिंपली सी, तो यहाँ से आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। और वो क्या होगा, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, इसको हमने लात मार के बाहर कर दिया और ये आपका COH बन जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो PH एज इट इज, ये पूरा ग्रुप जा चुका, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये COH बन जाएगा। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका नाम सिनामिक एसिड होता है। तो ये आपका सिनेमिक एसिड बन चुका है। आई डोंट थिंक यहाँ किसी को डाउट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑनर्स वालों को बहुत बार आया हुआ है, बहुत कराया है उनको, तो मतलब थर्ड सेमेस्टर में आप लोग भी अब देख सकते हैं। तो वो क्या रहा है, आपका ये बात चल रही है दैट इज कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी आपको बतानी है कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा और बेसिकली इनको सिर्फ अरेंज करना है, रीजन भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अरेंज करना है फिर रीजन बताना है। तो आप देखिए क्या होता है। तो इस L को मैंने लिविंग ग्रुप मान लिया। इट कुड बी OH, इट कुड बी Cl, इट कुड बी पूरा वो वाला ग्रुप दैट इज आपका ये वाला या ये वाला, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने L एक लिविंग ग्रुप मान लिया। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में होता क्या है, पहले आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा होगा फिर लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है। ये मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म देखो, यहाँ पे अटैक हुआ, ऊपर गया, वापस आया, लिविंग ग्रुप को लात मार के बाहर और ये आदमी तैयार हो गया। ये उसका मैकेनिज्म है, ठीक है। अब नाउ द पॉइंट इज यहाँ पर अटैक कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है डेल पॉजिटिव, यहाँ पर आ रहा है डेल नेगेटिव। सबसे पहली चीज जो हमें नोटिस वो ये करनी है कि ये जो डेल पॉजिटिव है, जितना ज्यादा ये डेल पॉजिटिव होगा उतना प्यारा अटैक मेरा न्यूक्लियोफाइल करेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है सर समझ में आ गया। क्यों भाई, ज्यादा पॉजिटिव वहीं पर नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, तो ज्यादा पॉजिटिव। अब वो कैसे करेंगे हम, तो वो देखेंगे। अगर ये लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो साहब मजा आ गया। अगर ये लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, -I दिखा रहा है या -R दिखा रहा है, तो इसका डेल पॉजिटिव बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। बहुत आसानी से समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। जिसके लिए हम देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, क्लोरीन सबसे ज्यादा शो करेगा, देन ये आपका COR करेगा, देन OR करेगा, देन NH2 करेगा। तो ये चारों का ऑर्डर आ गया इंडक्टिव इफेक्ट का। फाइनल आंसर नहीं आया, कभी आंसर मार्क करके अपने घर जाने हो नहीं, अभी रुकिए। नेक्स्ट चीज हमें देखनी है लीविंग ग्रुप एबिलिटी, कौन बेहतर लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे अगेन Cl नेगेटिव सबसे आगे आया, फिर वही आपका CO नेगेटिव, फिर RO नेगेटिव, फिर NH2। तो यही आपके अगेन जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर था वही आपके लीविंग ग्रुप की भी एबिलिटी आ गई। तो फाइनली हम एक ऑर्डर बना लेते हैं दोनों को कंपाइल करके, दैट इज यही कि आपका, क्योंकि Cl सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप है, मतलब सबसे जल्दी जाएगा। सिमिलरली सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। तो होता क्या है, तो होता यह है कि भाई सब डेल पॉजिटिव भी Cl बढ़ा रहा है, जाने के लिए भी सबसे पहले वही तैयार है। तो ऑब्वियसली वो सबसे तेज रिएक्शन देगा या नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो सबसे पहले आ गया, फिर आपका ये आपका एनहाइड्रेट आ गया, देन आपका एसिड आ गया, देन आपका अमाइड आ गया। आई डोंट थिंक यहाँ किसी को कोई डाउट होगा। तो बहुत सिंपली ये सवाल था, इससे इजी सवाल शायद ही आपको मिलने वाला है आपके पेपर में। तो अब यहाँ पर है जैसे कि आपकी एसिड क्लोराइड है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल में। तो सिंपल सा यार, यहाँ पर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दो इसकी 2 मोल, CH3Mg Br से करा दो। पहले मोल से आप रिएक्ट कराओगे आपको सिंपल सा यहाँ पे कीटोन मिल जाएगा। दूसरे मोल से कराओगे इसी के, ये अल्कोहल बन गया, ठीक है जी। CH3 आ गया, CH3 ये आ गया, CH3। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल गया, बहुत आराम से हो गया। इसको अभी देखते हैं। देन यहाँ पर अगर हम देखें, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा क्योंकि कन्वर्जन है। 3 क्लोरोपिरिडीन कैसे बनाते हैं यूजिंग दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार, ये पायरोल है। आपने रीमर टीमन नाम की रिएक्शन पढ़ी होगी। तो पायरोल की जब हम रीमर टीमन कराते हैं तो हमें एक तो मिल जाता है सादा सा साफ सुथरा 2 फॉर्माइल पायरोल, बट एक और कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है 2 क्लोरोपिरिडीन। वो क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल रीमर टीमन
रिएक्शन, उसी के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो मैकेनिज्म यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं CH Cl3 NaOH। तो बेस आएगा H+ ले जाएगा, तो यहाँ से CCl3 नेगेटिव बन गया, फिर Cl नेगेटिव लूज कर जाएगा। अब ये बन गई मेरी डाइक्लोरोकार्बिन, जिसकी मदद से मुझे फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो होता क्या है, ये डाइक्लोरोकार्बिन है। अब यहाँ पर सिंपल आप बोल सकते हैं कि ये होमोलिटिक फिशन होगा, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बना दिया। अब बस आसानी से आपको ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होकर यहाँ आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा। वाई? बिकॉज यहाँ हम हाइड्रोक्साइड आयन की मदद ले रहे हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, अपना H+ एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसे इसने H+ एक्सेप्ट करा, यहाँ से पर नेगेटिव आया, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हुआ। अब ऑब्वियसली इस कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बना सकते, तो एक एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला बॉन्ड क्योंकि काफी स्ट्रेन हो रहा था, इसको तोड़ा और ये बॉन्ड आपका इस जगह शिफ्ट हो गया। अब Cl को भी निकाल दिया। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं बनाऊं डायग्राम, देखिए आपका ऐसा रहेगा, ये एज इट इज सा, और ये कार्बन, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। सो हुआ क्या है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक Cl बचेगा और यहाँ जो था वो एक बॉन्ड यहाँ छूट। समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। तो अब आप देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन, एक नाइट्रोजन, तो वही यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन, एक नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के बराबर में कार्बन, ठीक है ये आ गया। इसके बराबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड और Cl, ठीक है आ गया। देन सो आप देख सकते हैं, तो ये आदमी यही है। तो आई होप सो आपको विजुअलाइज भी यहाँ पर हो गया। सो अब यहाँ पर हम आते हैं कन्वर्जन जो हमारा था इथाइल एसिटो एसिटेट से 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। सो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका जो दूसरा वाला पेपर है, बिकॉज ये मैं पहले कर रहा हूँ, मुझे इसका ईयर भी नहीं याद कौन सा है, जो भी होगा 24-25 में से कोई सा भी। इसके दूसरे वाले पेपर में काफी ज्यादा कन्वर्जेंस है और वहां पर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ कन्वर्जेंस की। यहाँ पर बस मैं इसी पर्टिकुलर वाले को करवा देता हूँ, बट उस वाले में आपके 5-6 कन्वर्जन पूछे गए हैं अलग अलग प्रकार के। तो वहां अगर आप वो देख लेंगे, तो अगर आप हो सकता है आपने देख लिया हो, तो आपको ये आराम से हो जाएगा। नहीं देखा तो वो जाके भी देख लीजिएगा, बट यहाँ भी बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो एसिडिक और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इथाइल एसिटो एसिटेट है। अगर मैं कोई भी बेस से रिएक्शन करा दूं तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है और यहां से वो लूज हो जाता है, तो ये आपका एक कार्ब अनायन बन जाता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर कार्बन पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगा सकता हूँ। हो सकता है मैं चाहूँ CH3 लगाना चाहूँ खाली, तो मैं खाली CH3 लगा सकता हूँ। हो सकता है आई वांट कि यहाँ पर CH2 CH3 लगाऊं, तो वो भी लगा सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप। तो जो भी हेलो एल्कीन में लूंगा उसी का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अल्काइल लग जाएगा। सो दिस इज योर एल्काइलेशन। एक कंसेप्ट ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपको कीटोनिक हाइड्रोलिसिस के बारे में पता होना चाहिए। क्या होती है? सिंपल कुछ नहीं है होता। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब ये नहीं कि हम कीटोन से रिएक्शन करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट में कीटोन मिल रहा है। क्या मतलब है? प्रोडक्ट में कीटोन मिल रहा है। दिस इज ऑल दैट यू जस्ट नीड टू नो। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा इथाइल एसिटो एसिड है। इसकी मैंने अगर कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराई, बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। एस्टर बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा, यहाँ पर OH दूंगा, फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करूंगा और यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा। सो बेसिकली मुझे यहाँ से ये CO2 रिमूव करनी है। ये जो यहाँ पर मेरे पास CO2 है, यहाँ पर सॉरी O आएगा मेरे हिसाब से, थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पर जो मेरे पास ये CO2 में ये जो ऑक्सीजन वाला ये पूरा जो रूप है, या कहीं और पे अगर मैं देखूं इथाइल एसिटो एसिटेट की, मुझे ये CO2 निकालनी है, पीछे हाइड्रोजन देना है, आगे जो होगा मेरे पास वहां पर मुझे OH देना है। सो आई होप सो आप समझ चुके हैं। अच्छा सॉरी, इथाइल एसिटो एसिड नहीं है, नॉर्मल मैंने कोई चीज कोई भी ऐसा कंपाउंड लिखा है। तो अल्काइलेशन अगर मुझे इथाइल एसिटो एसिटेट की करवानी है, तब भी आई विल डू इन द सिमिलर मैनर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस CO ग्रुप को निकालना है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH देना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो बेटा, ये बन गया आपका क्या, एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन, CO2 रिमूव हो गई, ये क्या बना आपका, इथेनॉल। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ क्योंकि कीटोन एज अ प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमारे पास दूसरी एक चीज होती है। तो उसमें क्या है, यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो आपकी होती है, सबसे पहले मैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन कराता हूँ, देन डाइल्यूट HCl लाता हूँ सो दैट एसिड बन जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके 2 मोल पानी के लगते हैं। क्या लगते हैं? 2 मोल पानी के। यहाँ पर ये सेम है कि यहाँ पर आप OH लगा दीजिए, ठीक है, बट इस बार आप यहीं पर हाइड्रोजन लगाते हैं। तो ये जो CO2 पीछे निकल रही थी, अब ये COOH ही रहेगा, और दूसरा बॉन्ड आप तोड़ोगे कीटोनिक वाले पार्ट से। तो कीटोन वाले पार्ट से आपने बॉन्ड तोड़ा, कीटोन का एसिड बनाया और यहाँ हाइड्रोजन। तो बेसिकली आपका ये एसिड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, नहीं है। तो आप प्रोडक्ट देखो यहाँ पर, आप अब फोकस रखो इस वाले आदमी पर। क्या आदमी मिला है आपको? सर जी ये CH3COH मिला है, ये भी मिला है CH3COH। इस पर अभी फोकस नहीं रखिए, इस पर रखिए। अब ध्यान से सोचना, अगर मैं यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा देता, CH3 लगा देता, तो क्या ये आदमी मेरा प्रोपेनोइक एसिड बन जाता? सर बात तो आपने बिल्कुल सही की। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इन दोनों हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर भी ब्रांचिंग करा देता, 2 मिथाइल ग्रुप लगा देता, क्या ये आपका 1,2, तो आपका क्या 2 मिथाइल, व्हाट डू वी कॉल इट एज, क्या बोल रहा था, हाँ 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। तो अब हमें बनाना क्या है, जरा देखें। तो मुझे बनाना है 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। मतलब मेरे पास अगर मैं देखूं, मुझे जो प्रोडक्ट बनाना है,
ये मेरा ब्यूटेनोइक एसिड आ गया, इस पर ये फर्स्ट कार्बन, ये मेरा कंपाउंड बना है। तो आओ जरा इथाइल एसिटोएसिटेट के हालात देखें कैसे अप्रोच करेंगे। सो हियर आई हैव दिस पर्टिकुलर आदमी। तो मुझे पता है क्या होगा, ये वाला मेरे पास जब मैं इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, ये वाला OH बन के COH निकल जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखूंगा तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा। तो मेरे पास मुझे जो करना है वो क्या करना है कि इस पर्टिकुलर कार्बन पर सब्सटीट्यूशन करनी है। कैसे करूंगा आइए देखते हैं। अब देखिए, अब देखो यहाँ पर ये COH वाला कार्बन आ गया, मैं यहाँ पर इसको रेड से मार्क कर रहा हूँ, इसको रेड से मार्क कर दिया। इसके बराबर में ये कार्बन, इस कार्बन के हालात देखो क्या है। इस कार्बन पे एक क्या है CH3, दूसरा क्या है ये CH2CH3, ठीक है। सो दैट मीन्स मुझे ये पता लगा कि इस कार्बन पर क्या करना है, मुझे एक CH3 लगाना है और एक CH2CH3 लगाना है। क्या ये बात सबको समझ में आई? जिसको आ गई मतलब दिमाग है, जिसको नहीं आई मतलब आप थोड़ा सा अपना मतलब थोड़ा और सोचने की एबिलिटी बनाओ, मतलब दिमाग का क्या ही करोगे आप। ठीक है, तो फिर से एक बार, तो यहाँ पर क्या है CH2 है, तो मुझे ये पता लगा ये COH है, तो मैंने कहा ये COH यहाँ पर आ गया। इसके बराबर में ये कार्बन, इसके बराबर में ये कार्बन। इस कार्बन के हालात क्या है, इस पर एक CH3 और CH2CH3, तो मुझे ये पता लगा इन दोनों हाइड्रोजन को मुझे हटाना है, यहाँ पर एक CH3 लगाना है और CH2CH3 लगाना है, फिर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, मेरा प्यारा सा यही प्रोडक्ट मिलेगा। क्या ये बात समझ में? बिल्कुल। सो नाउ हियर द थिंग दैट आई नीड टू डू, इसकी मुझे यहाँ पर अल्काइलेशन करानी है। क्या करानी है? एल्काइलेशन। तो आइए साथ में एल्काइलेशन कराएं। तो सबसे पहले मैं 1 मोल NaOH या बेसिकली C2H5O नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पर कराऊंगा। मैं इसको यहाँ बॉन्ड लाइन में बना रहा हूँ सो दैट मुझे थोड़ी सी इजी मिले। ये आ गया मेरे पास C2H5, ये मेरा एनायन तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पर रिएक्शन करा देता हूँ आपकी CH3Cl से। तो इस पे आएगा, ये लात मार के बाहर करेगा, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आदमी बन जाएगा O C2H5 और ये R2CH3। अगेन मैं सेम C2H5O नेगेटिव से रिएक्शन कराऊंगा Na पॉजिटिव से, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा पहले स्टेप में। दूसरे में क्या करूंगा मैं, C2H5Cl से रिएक्शन करा दूंगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? बिल्कुल आ गई। एंड यहाँ अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये आता है तो C2H5, तो यहाँ CH3 आ जाएगा एंड देन यहाँ पर CH2CH3। अब मैं इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, क्या बन जाएगा, ये COH बन जाएगा। देन यहाँ से ब्रेक होगा तो ये OH आ जाएगा। और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ठीक है OH आ रहा है, दैट वो मेरे काम करेंगे, हाइड्रोजन आ रहा है। अब यहाँ देख लो क्या है, ये मेरा क्या आ गया, यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ उसको COH आ गया, इसके बराबर में एक कार्बन ये वाला आ गया। इस पर क्या है, एक CH3 और CH2CH3। क्या इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड है या नहीं, बस इतना बता दीजिए सर। बिल्कुल, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा आपको गली का। तो बस हो गया आपका कन्वर्जन। आई होप सो मजा आया होगा। और डिटेल में दूसरे वाले लेक्चर के पहले ही सवाल में करा होगा, या अगर आप देख चुके तो कवर करा होगा, नहीं देखा तो हम विल जस्ट कवर दैट। तो ये आपका यहाँ पर हो गया है। अब अगर हम आगे बढ़े, सो आई थिंक पर्किंस वगैरह तो हमने ठीक है कर ही ली थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्योंकि ये हमने पहले कर लिया था, ये भी हमने देख लिया, तो आगे आते हैं। सो अब यहाँ पर अगर हम आए, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, सबसे पहले ये आपको रिएक्शंस करानी है फ्यूरन की। तो सबसे पहले ये डी वाली करा दूं, ये सबसे आसान सी है। तो यहाँ पर आप COCH3 लगा दीजिए, सिंपल। यहाँ जितना मैं मुझे याद आ रहा है यहाँ पर आपका, क्योंकि ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और हेलोजिनेशन इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में मेरे हिसाब से हर जगह आयोडिनेशन लगेगी। एक बार आप प्लीज इस वाले को चेक कर लीजिएगा, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। बाकी तो मेरे हिसाब से सही है। इसकी मैं बात करूँ तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरन हो जाएगा। इसकी यहाँ पर बात करें DMF से, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ CHO लगता है। तो आप इसको प्लीज बस एक बार चेक कर लीजिएगा सी वाले प्रोडक्ट को, बाकी आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है। इस पर आते हैं, बहुत आसान सवाल है, दोनों बार पेपर में आया है। मैंने जब ये एनालाइज किया इन दोनों पेपर्स को देख के, ये काफी रिपीटेड है यार आपके सवाल। मतलब इतने ऑनर्स में नहीं होते जितना, मतलब मैं ऑनर्स वालों का ही मेन बंदा हूँ, बट ऑनर्स से ज्यादा मुझे यहाँ पर सवाल रिपीटेड लग रहा है। तो मुझे इस एनालिसिस पर मैं ये सोच सकता हूँ कि आपके बहुत सारे सवाल इन दोनों पेपर से आने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो अच्छे से करिएगा। मतलब जनरली मैं ऑनर्स वालों को ये रिकमेंड नहीं करता कि आप NP वाले पेपर करो, उनसे मैं बोलता हूँ आप यूनिट वाइज भी करो। बट आपके पेपर मुझे देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं पेपर में से काफी कुछ इन दोनों ही पेपर में से फंसेगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग जरा अच्छे से देख के जाइएगा और दोस्तों को भी बता दिएगा कि हाँ यार कर लो, फायदेमंद हो। क्यों, आप देख लेना इस वाले पेपर को देखो, और हो सकता है आप देख चुके हो, तो आप देखना दोनों पेपर में काफी चीजें रिपीटेड दिखेंगी। और अपने पास से नहीं लाए, आप क्वेश्चन पेपर मैच कर लेना, मतलब फॉर्मल एकदम ऑफिशियल पेपर यही है DU के। आई डोंट थिंक कुछ इसमें मतलब अलग होगा, तो पेपर यही है DU के। आप बस एक बार चेक करके आइएगा कि हाँ यही आपका, आपको भी ये लग रहा है कि दोनों पेपर में बहुत ज्यादा सवाल रिपीटेड है, मतलब अच्छे खासे। वरना जनरली वेरिएशन लाते हैं 2 साल के लगातार के पेपर में, ऐसा नहीं करते कि काफी क्वेश्चन सिमिलर हो, बट काफी कुछ सिमिलर है। जब सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं उस वाले में भी बोलूंगा ये बात, बट अगर आपने देख चुके तो आपको पता होगा। एरोमेटिसिटी पर आते, तो एरोमेटिसिटी सबसे पहले, कोई बंदा एरोमेटिक क्यों है, 4 रीजन। सबसे पहले वो साइक्लिक हो,
दूसरा प्लेनर कंपाउंड हो, मतलब सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो। तीसरा डीलोकलाइजेशन पूरी रिंग में हो। चौथा हक्कल साहब का रूल की 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मैं देखूं ये sp2 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 sp2, बच्चा बच्चा बोल सकता है कि सर ये तो sp3 होना चाहिए, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर है, मैं कहूंगा आपकी बात सही है, बट क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में? आप कहोगे बिल्कुल है। तो जब भी एक बात को याद रख लीजिएगा, जब भी कोई लोन पेयर रेजोनेंस में होता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, मतलब sp2 हो गया, सिंपल खत्म। तो ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस आदमी की sp2 हो गई, खत्म। तो sp2 हो गया, सब कुछ प्लेनर है, बढ़िया, सेम बाकियों के लिए भी, ठीक है। अब आते हैं क्या करना है। तो क्या करना था, हाँ, तो साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, डीलोकलाइजेशन आप देख सकते हैं पूरी रिंग में। हक्कल साहब का रूल फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सभी लोग इसीलिए एरोमेटिक होते हैं। अब एरोमेटिसिटी कौन ज्यादा कौन कम की अगर हम बात करें तो कैसा है? तो यार एरोमेटिसिटी इज काइंड ऑफ लाइक कि आप कितना ज्यादा स्टेबल हो, जितना ज्यादा एरोमेटिक उतना ज्यादा कहीं ना कहीं स्टेबल। एंड दैट डिपेंड्स आपकी कि आपका आदमी जो आपका एटम है इन तीनों में से, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपका लोन पेयर डोनेट करके एरोमेटिक बन रहा है। तो जो इंसान जितना ज्यादा लोन पेयर देगा वो उतने क्लोज आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन को। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो कैसे पता लगाएंगे, वो हम बताएंगे आपके किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वो उतनी आसानी से लोन पेयर दे देगा, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उतनी मुश्किल से देगा। भाई अपने पास रखेगा, तुम्हारा भाई ऑक्सीजन बोलेगा मैं अपने पास रखूंगा, मैं कि नाइट्रोजन कहेगा हाँ मैं भी, थायोफिन कहेगा आप मुझसे ले लो। तो यहाँ पर ये ऑर्डर आपका आता है कि आपका सबसे ज्यादा एरोमेटिक बंदा थायोफिन, देन पायरोल, देन फ्यूरन, और बाकी फिर बेंजीन होता है हमारे पास, बिकॉज यहाँ पर कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही सबसे कम कम होगी कंपैरेटिवली, देन उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा है। तो यही आपके काम का है। तो आपको इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है बाय द, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर आओ, देखो देखो इसमें, देखो आप बोल दोगे सर इसमें यहाँ रेजोनेंस मौजूद है, तो क्या होगा सर, आपकी डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी रेजोनेंस है, ठीक है। इसमें आप बात करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो बच्चा बच्चा बता देगा, अच्छा सर मतलब आप बताना की चाह रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। सो द पॉइंट इज, द क्वेश्चन हियर इज कि भाई बेसिक कैरेक्टर में लगाना है। बेसिक कैरेक्टर इज ऑल अबाउट लोन पेयर, सॉरी, डोनेशन। तो जो एटम जितनी इजीली लोन पेयर डोनेट कर देगा, जो एटम जितनी इजीली लोन पेयर डोनेट कर देगा वो उतना बढ़िया। भाई सिंपल सा लॉजिक है, सही बिल्कुल का सर। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर किसी का लोन पेयर, अच्छा लोन पेयर डोनेट करना मतलब किसी बाहर वाले को, मतलब H+ को डोनेट करना, किसी बाहर के वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर को देना, दैट इज द डोनेशन। किसी और को देना, अपने अपने में नहीं, मतलब ये रेजोनेंस को कोई बोल दे कि भाई ये भी तो डोनेट कर रहा है, भाई नहीं, डोनेट नहीं हो वो, अपने आप में ही रह रहा है। डोनेशन वही होती है ना, आप किसी और को जब दे दो। अगर आप अपने घर में मतलब अपने भाई को पैसे दो, या मतलब अपने घर में पेरेंट्स वगैरह को कुछ पैसे दो जब कमाओगे, तो आप ये थोड़ी बोलोगे डोनेट करें, भाई अपने घर में ही दे दो यार, मतलब कैसी बात कर रहा हूँ। डोनेशन आप बोलोगे जब आपने कोई चैरिटी करी, कहीं एनजीओ में आपने डोनेशन करी, दैट इज डोनेशन, तो कहीं और देना इज डोनेशन। तो सिमिलरली लोन पेयर डोनेट करना इज बेसिकली कहीं और देना, ठीक है। तो अब लोन पेयर कब कोई डोनेट कर सकता है, जब उसके पास अवेलेबल, अगर मैं बोलूं लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है तो कहाँ से डोनेट करेगा? हाँ सही बात है, अगर पैसे ही नहीं होंगे तो डोनेट कहाँ से करोगे? सही बात है, तभी तो बोल रहा हूँ भाई अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो, कुछ बड़े होकर डोनेट वोनेट करना, क्या मतलब ऐसे टाइम पास में लगा दे तो। अब आपके पेरेंट इतने पैसे आप पे खर्च कर रहे हैं, तो आप जरा उनको भी जरा वसूल करो यार, थोड़ा सीरियस हो जाओ जिंदगी में। नॉट स्पेसिफिकली एग्जाम में बोलूं पढ़ाई वढ़ाई करो, बट कुछ बेटर करियर ऑप्शन देखो कि हाँ कुछ बेहतर करना है जिंदगी में, कुछ ग्रोथ लानी है, कुछ सीखना है, दैट शुड बी द मेन मोटिव। अभी से कुछ ना कुछ ट्राई करना है, ये नहीं कि बैठे में ग्रेजुएट होने के बाद कुछ सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है। वो सबसे बेवकूफी लगती है मुझे, जो भी कॉलेज में आ रहा है और वो सोच रहा है कि नहीं मतलब 3 साल बाद देखते हैं, 3 साल तो सिर्फ कॉलेज डिग्री करनी है, कॉलेज में जाना है रेगुलर, कॉलेज की फाइल्स में टाइम वेस्ट करना है कि नहीं हम तो फाइल बना रहे हैं, हमारा पूरा दिन फाइल, मतलब बहुत बच्चे देखे हैं भाई बोलते हैं कि यार हमारा तो पूरा दिन कॉलेज में लगता है। मैं कहता हूँ भाई कैसे लग सकता है, मतलब समझ नहीं आ रहा। भाई इतनी फाइल्स होती हैं तो होती हैं, तो मतलब क्या हुआ, कोई मतलब बहुत बड़ा काम थोड़ी है। फाइल आप कॉपी वॉपी करके, मतलब एक आध दिन पहले तो कॉपी करनी होती है फाइल्स, और आप बोलो नहीं भाई टाइम नहीं है, मतलब कैसे हो सकता है? मेरी समझ नहीं आ रहा कि कोई ड्यू का बच्चा, मैक्सिमम मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स का हूं मैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि फिजिकल साइंस का भी कोई बहुत ऐसा नहीं होगा, और जनरली साइंस कोर्सेज का इतना वो नहीं होता कि आप बोलो कि बहुत लोड है, और ड्यू में नहीं है यार इतना लोड, मतलब मानना पड़ेगा, वरना फिर आप एमबीबीएस वाले क्या बोलेंगे फिर, मतलब अगर लोड ज्यादा है तो खुद ही सोचो लॉजिकली। डिग्रीज वगैरह ठीक है वेरी करेंगे, बट एमबीबीएस वाले फिर क्या बोलेंगे भाई, मतलब अगर ड्यू वाले बोलने लगे कि हम पर लोड है तो एमबीबीएस वाले क्या बोलेंगे? मैं तो वर्ड सोच रहा हूँ, डिक्शनरी में ढूंढ के मुझे बताइएगा। तो बहरहाल की बात ये है कि यार कुछ बेटर अपनी लाइफ में करने की कोशिश करिए, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए ढूंढे कि हाँ ये जिंदगी में करना है, कुछ बेहतर करना है और अभी से करना है, कुछ ना कुछ ट्राई करना है, काइंड ऑफ आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहे करें, कुछ अच्छी चीज सीखनी है। फालतू बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पता है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना है, थोड़ा बहुत घूमना फिरना मस्ती करना इज फाइन, बट एक्सेस में एनीथिंग इज लिटरली बैड है आपके लिए। आप अपना खुद ही मतलब गड्ढा खोदना है अपने लिए। 3 साल बाद आप भी बोलोगे कि यार मतलब ड्यू से कुछ नहीं होता, आप यही बोलोगे, मतलब पक्का जो वो लोग होते हैं कि ड्यू की मतलब क्या डिग्री। भाई आप अपॉर्चुनिटी देखो, ये है कि आपको टाइम मिल सकता है, आप निकाल सकते हो और चीजें करने का। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ड्यू से मतलब मिल के आप बहुत कोई, ड्यू से आप मतलब बहुत बढ़िया कुछ कमा पाओगे, या आईआईटी के मैं इसको इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, बट
आपके पास टाइम होता है, आप में अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप कुछ ना कुछ आप सीख सकते हो, दैट यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इन द फ्यूचर। तो ठीक है, बाहर आते हैं अपने सवाल पर। तो लोन पे डोनेशन की बात चल रही थी, डोनेशन से कहाँ कहाँ आ गया, करियर पर आ गया। सो अवेलेबल जितना होगा उतना ही। तो आप सभी लोग मुझे एक बात को बता सकते हैं कि सर इस गरीब का तो लोन पेयर पहले से ही रेजोनेंस में, तो ये कम अवेलेबल, ये कम अवेलेबल, मानते हो या नहीं मानते हैं? तो क्या आप सभी लोग बोल सकते हैं सर हमें प्रॉपर ऑर्डर नहीं पता, पर इतना पता है डी और ए का बेसिक कैरेक्टर कम होगा बी और सी से, मानते हो? सर इस बात को तो समझ में आ गया सर, पर आप बी को कैसे बोल रहे हो? तो बेटा इस एक और कंसेप्ट सीख लो यहाँ पर, अगर नहीं आता। जब भी किसी एटम ने ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रखा हो, जब भी किसी एटम ने ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रखा हो, तो उसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होता। इस बात को याद रख लीजिएगा, आपके इतनी ही काम आ जाएगी। बाकी कंसेप्ट अभी नहीं बता रहा, इतना मतलब लंबा हो जाएगा। तो केमिस्ट्री ऑनर्स वालों को भी नहीं बताता वैसे इतना, तो शायद उनको बता दिया हो, बट ठीक है। सो पाई बॉन्ड जिसने पहले से बना रखा हो वो लोन पेयर उसका रेजोनेंस में नहीं होगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस में ही है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। मतलब ये लोन पेयर अवेलेबल है, इसका भी लोन पेयर बेटा क्या है, अवेलेबल है। इन दोनों का अवेलेबल, इन दोनों का अनअवेलेबल, बट हमें तो पूरा निकालना है। आओ देखो बी और सी में कंपेरिजन करें, तो सी को देखो और बी को देखो, सर दोनों के लोन पेयर अवेलेबल है, बट कौन ज्यादा देगा? अलग क्या है सर? अलग ये है कि ये sp2 है आदमी और ये sp3 है, और हमें पता है कोई एटम अगर sp2 होगा तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, कहेगा भाई मैं ज्यादा डोनेट करूँ। वेराज अगर sp3 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है मैं डोनेट कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विल से। क्या किसी को कोई डाउट अभी तक? नो सर बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, अब आपने को आंसर मेरे हिसाब से पता लग गया होगा। बच्चा बच्चा बोल देगा कि जो सी है वो ज्यादा बेसिक है बी से, क्यों? क्योंकि उसकी यह क्या है, sp3 कार्बन है, sp2 सॉरी कार्बन बोलो नाइट्रोजन, sp2 नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इलेक्ट्रॉन को ठीक है आप डोनेट कर दो। मेरी जगह बोलेगा भाई मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मैं नहीं करूँ। ठीक है, अब यहाँ तक फंस गया। अब ए और डी की बात है, तो यार ये खतरनाक चीज है वैसे, मतलब उनको भी मैंने पता नहीं, मैंने ऑनर्स वालों को भी बोला था कि शायद इसका नहीं आएगा, बट आप में दे दिया ना, थोड़ी खतरनाक चीज। आओ समझते हैं कैसे करना है। ध्यान से देखना, ध्यान से एक बात को सुनना समझना। मैं दोनों में क्या कर रहा हूँ ना, H प्लस का अटैक करा रहा हूँ। ये हो गया एक H प्लस का अटैक, ठीक है सर। दूसरे में देखो सर, क्यों करा रहे हो? बात करेंगे ना बेटा, बेसिक कैरेक्टर की बात करनी है तो H प्लस या H प्लस डोनेशन ही देखा रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। ये ए वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट है जिसको मैं बोलूंगा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस पर्टिकुलर लुईस बेस। जैसे मैंने एसिडिक कैरेक्टर में सिखाया था वही सेम चीज यहाँ बेसिक कैरेक्टर में भी होती है। अब यहाँ पर ये है दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट पर्टिकुलर लुईस बेस जो कि एनिलीन है। अब क्योंकि एक मसला क्या फंस चुका है, लोन पेयर डोनेशन हम देख सकते हैं यार दोनों ही कम डोनेट कर रहे हैं। तो अब मैं प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी समझूंगा, क्या ये लॉजिक समझ में आया? क्यों मैं प्रोडक्ट लगाया? तो पहले मैंने लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखी तो ज्यादा अवेलेबल, ठीक है। अब क्योंकि दोनों में कम अवेलेबल है तो अब मैं देखूंगा डोनेट करने के बाद अगर उसने डोनेट कर दिया तो किसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो अब खुद यहाँ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये आपका पायरोलिनियम आयन है, जो भी मतलब नाम होगा, ठीक है। बेसिकली पायरोल का कॉन्जुगेट एसिड है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सर? ये 4 पाई। पहले क्या था ये सर? पहले ये आदमी एरोमेटिक था। अब क्या बन गया ये आदमी सर? अब ये आदमी नॉन एरोमेटिक बन गए। क्यों? क्योंकि इसमें ये कार्बन एटम अब sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है साहब। तो sp3 हो गया तो मतलब प्लेनर नहीं है। इस आदमी को देखो, क्या ये एरोमेटिक है यहाँ पर? हाँ सर बेंजीनिंग एरोमेटिक है। क्या बेंजीनिंग अब भी एरोमेटिक है? बिल्कुल सर। तो एरोमेटिक से एरोमेटिक रहा, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल से ये अनस्टेबिलिटी की तरफ चला गया। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा जिंदगी में। कोई चाहता है कि आपकी अच्छी चलती हुई नौकरी छोड़ देना? नहीं भाई, कोई नहीं चाहता। तो वो यार बेचारा अच्छा सुकून की जिंदगी गुजार रहा था, इसको हमने नॉन एरोमेटिक कर दिया। ये एकदम हमने अनर्थ काम करा है, अनर्थ जिसको आप बोलते हैं। तो भाई ये सबसे कम बेसिक होगा, तो इस वाले को आप पीछे लगा दीजिए। तो ए और डी की मैं बात करूं तो ए इज गोइंग टू बी लेसर बेसिक एज कम्पेयर टू डी। द रीजन इज इनके जो कॉन्जुगेट एसिड है उनकी हमने स्टेबिलिटी देखी। तो अच्छा सवाल एक बोलूंगा मैं यहाँ पर, है लॉजिकल। तो बढ़िया तरीके से आप इसको करके आगे बढ़ जाएगा। आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा यहाँ पर। आगे आते हैं इस सवाल में। तो अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ कि पायरोल जो है वो कपलिंग रिएक्शन देता है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से, तो वो यार सिंपल सा उसका रीजन कहीं ना कहीं यही है कि आप वहां पर NaOH से रिएक्शन कराते हैं, फिर आप बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, ये ना, हाँ ठीक है, इससे रिएक्शन कराते हो, ये पायरोल का हाइड्रोजन लगा देना, देन आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। सो जितना मुझे लॉजिक यहाँ पर समझ में आ रहा है, दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो पिरिडीन है, पिरिडीन को देखना जरा, देख लेते हैं सर। यहाँ पर देखो, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में? हाँ। क्या ये ऐसे करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है? हाँ। सो बेसिकली ये आदमी जो है
ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला आदमी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में, तो काइंड ऑफ ये अगर मैं डिटेल में बात करूं प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है। बट मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई कि इस आदमी का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इसने पाई बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। अब अगर ये प्लस एम नहीं दिखा सकता तो क्या भाई, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिसेंट है, sp2 है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बढ़ा के घटाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस पर्टिकुलर रिंग वो डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या डिक्रीज हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो सोच के बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई? हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या इलेक्ट्रोफाइल जो खुद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, वो चाहता है जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मैं वहां जाऊं, क्या इस गरीबी में आना चाहेगा? वो मना कर देगा, भाई मैं क्यों। सो दैट्स वाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जो हमारा डाइओजोनियम वाला आदमी है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह, शायद यहाँ पर मैंने गलती कर दी, एआर नहीं लगाना था, यहाँ ऐसे करना था। हाँ, आई थिंक नाउ इट्स करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आदमी बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड में जो आदमी है, जो डाइओजोनियम सॉल्ट है, दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, वो कैसे आने के लिए राजी होगी? तो बस यही समझाना है कि आपको, मेरे हिसाब से यही इसका लॉजिक होगा कि आपका जो पायरिडीन है दैट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर ओवरऑल, तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वो बहुत कम दिखाता है। सो हियर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, आपका फ्यूरन अंडरगोज डाइल्स एल्डर रिएक्शन, इसको एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो एक प्यारा सा एग्जाम्पल जो आपके सामने रहता है दैट इज ये आदमी मैलिक एनहाइड्राइड से आपकी रिएक्शन, आई होप सो मैं सही बना रहा हूँ, हाँ ये सो दिस आदमी इज योर मैलिक हाइड्राइड। तो डाई सिल्डर की मैं बात करूं, आपको एक चाहिए होती है डाई इन, नाम से ही पता लग रहा है दो इन होनी चाहिए। दूसरा आपको डाई इनोफाइल चाहिए होता है, तो डाई इन हो, और वो बेसिकली डाई इन लविंग जो आपका ये आदमी होता है, जो एक सिंपल कॉन्जुगेट सिंपल डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज आपकी इथीन भी एक डाइनोफाइल आती है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ भी सब्सटीट्यूट कर दूं तो वो मेरा डाइनोफाइल कंसिडर होगा, ठीक है। अब ये डाइइन है, ये डाइनोफाइल है, आप बोलोगे पायरोल भी है, आप बोलोगे थायोफीन भी है, मैं बोलूंगा हाँ बात ठीक है, बट क्या ये एल्डर डाइल्स एल्डर रिएक्शन देगा, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपको, इस सबसे पहले इसको भूल जाओ भी, ये बेसिक एग्जांपल है जो डाइल्स एल्डर रिएक्शन का होता है। तो होता क्या है, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ अटैक करता है, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली देखना होगा क्या, क्या ये 6 मेंबर रिंग बनती हुई नजर आ रही है? हाँ, क्या बोला मैंने, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है। क्या बोला, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये बन गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये बन गया, तो ये आपका बन गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है। तो ओवरऑल आपके पाई बॉन्ड्स कम हो रहे हैं, नजर आ रहा होगा। हाँ, अब जरा इस वाली रिएक्शन को देखना, करूंगा क्या, तो होगा क्या, ये आदमी यहाँ शिफ्ट, ये आदमी यहाँ, और ये आदमी इस पर्टिकुलर कार्बन पर। सो लेट्स हैव अ लुक पीछे यहाँ पर। कैसे बनाते हैं इसको, भूल गया यार मैं तो, रुक जाओ, ये यहाँ पर आ गया, देन ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, और हाँ यहाँ से ज्वाइन कर देना इसको। ये यहाँ पर देख सकते हो आप, इस पर्टिकुलर आदमी से मैं इस पूरे आदमी को ज्वाइन कर रहा हूँ। क्या समझ में आया क्या करा है सर? बिल्कुल, क्या कोई मतलब बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ये यहाँ शिफ्ट हुआ, इस कार्बन को देखना, इस कार्बन को मैंने इससे ज्वाइन करा, इसको मैंने इससे ज्वाइन करा, बस। आई होप सो, मैंने सॉरी गलत बोल गया, ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, इस कार्बन को मैंने इससे, तो मैं यहाँ पर दूसरे पेन से बनाऊं, इस कार्बन को मैंने इससे ज्वाइन किया, और इस कार्बन को मैंने इससे ज्वाइन किया, ठीक है। तो क्या मैंने सही ज्वाइन किया है, देख सकते हो आप यहाँ। तो यहाँ देखो, अब होता क्या है साहब, होता ये है, क्या ये जो फ्यूरन पहले साफ सुथरा एक एरोमेटिक आदमी था, अब भी है? नहीं सर, अब तो नहीं है। हाँ, अब क्या करें सर, ये आपका sp3 हो गया, ये आपका sp3 हो गया, तो नॉन एरोमेटिक हो गया। मानते हो नहीं मानते? हाँ। तो अब रिएक्शन करानी है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, और क्यों होती है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। अगर हमें नहीं पता तो मैं सिंपल सा डायल सेल्युलर रिएक्शन करा दूंगा और कहूंगा यार ये क्या मसला है। तो मसला यहाँ पर ये है कि क्योंकि मेरा जो फ्यूरन है दैट इज लीस्ट एरोमेटिक, तो इसके अंदर की जो एरोमेटिसिटी है, इसके अंदर की जो देशभक्ति है एरोमेटिसिटी के प्रति, वो सबसे कम। तो क्योंकि लीस्ट एरोमेटिक है, इसलिए कहते हैं चलो यार मैं एरोमेटिसिटी लूज कर देता हूँ, कोई मतलब मुझे बहुत बड़ी बात नहीं लग रही, क्योंकि मैं वैसे भी तो कोई कम एरोमेटिक ही हूँ, कोई मतलब बहुत बड़ा काम थोड़ी करा है मैंने, कोई बहुत अच्छा एरोमेटिक तो नहीं उठाया फीन या बेंजीन की तरह। तो ये चलो यार मैं कर दूंगा, इसको और लोग भी बोलेंगे हाँ तुम पहले भी कौन से मतलब बहुत बड़े एरोमेटिक थे जो इतना बन रहे हो हमारे सामने, तो आप चुपचाप बस एरोमेटिसिटी लूज कर दो, डायल सेल्डर साहब की रिएक्शन दे दो, साइंटिस्ट है वो रिएक्शन देगा में, वो बोलेगा हाँ यार साइंटिस्ट की भी बात है, मतलब इतनी बड़ी बात आ गई, तो मैं एरोमेटिसिटी लूज कर देता हूँ। आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा, आपको यहाँ लेमन लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे इस वाले में। देखो यहाँ पर सबसे पहले ए करा देते हैं, चलो ये पायरिडीन साहब है, इन पिरिडीन साहब की अगर हम ये कराते हैं तो यहाँ पर आपका लगता है, आई होप सो,
SO3H लगता है या SO, हाँ SO3H लगता है। आई होप सो मैंने गलत ना बनाया हो बस प्लीज। हाँ आई थिंक ये लगता है, ठीक है। देन H2 निकल से कराओगे तो सब लोग रिडक्शन हो जाएंगे, या आदमी बन जाएगा गरीब सा, पायरोलिडीन इसको बोलते हैं। हाँ, यहाँ रिएक्शन कराओगे, पहले इसकी करा दूं तो ये बेसिकली आपका बेस की तरह काम करता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपकी PHLI से रिएक्शन मैंने उन बच्चों को कराई थी, दैट इज अपने वालों को हेट्रोसाइक्लिक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शन होगी इसमें होगा क्या, यहाँ पर आपका वैसे अगर मैं फर्स्ट स्टेप में बात करूं तो पीएच आपका इस जगह पर लगता है, पीएच, और यहाँ हाइड्रोजन लगता है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और यहाँ Li लगता है। तो यहाँ पीएच नहीं है तो यहाँ आई हैव टू पुट C4H9, ब्यूटाइल ग्रुप। फिर क्या होता है, फिर ये इंसान चला जाता है और इसको उड़ा के यहाँ भी देते हैं, तो फाइनल जो बी बनेगा, हैव अ लुक हियर, ये, एंड देन वी हैव इज दिस। सो आई डोंट थिंक यहाँ भी किसी को डाउट होगा। इसकी मैं बात करूं तो इसको थोड़ा ध्यान से सलीके से समझने की करिएगा कोशिश। KOH की रिएक्शन ही ध्यान से देखना, और हाई टेम्परेचर पर ये काम होता है। 320 दे रखा है इन्होंने। सबसे पहले यहाँ पर OH लग गया, ठीक है। फिर होता क्या है, आपका बाई प्रोडक्ट में K पॉजिटिव और H नेगेटिव बन गया, क्योंकि यहाँ से ऑब्वियसली H निकाल लिया, OH यहाँ पर लगा दिया, तो ये K पॉजिटिव H नेगेटिव बन गया। अब ये जो आदमी बना है भाई, दिस आदमी इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर बेस देन KOH, तो ये क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन करा देगा। कहेगा भाई तुम समझ रहे थे कि रिएक्शन होगी, कि मैं तुम्हें एक और बार रिएक्ट कराता हूं, और ये ऐसे रिएक्ट कराएगा। देन हम क्या करेंगे, देन हम इसमें कहेंगे यार थोड़ा सा इसको शांत करेंगे वाटर डाल के, बट आई थिंक यहाँ पर आई थिंक रिएक्शन रुक जानी चाहिए। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर होगा, बट अगर इसके आगे हमने H3O पॉजिटिव डाल दिया तो रिएक्शन जरा देखते हुए घर जाइएगा। होता है कि ये हम्म, ये हो गया, हाँ, एंड देन फाइनली आपको यहाँ टॉटोमराइजेशन देखने को मिलती है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनता है, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें यार रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं देखूं तो इसका भी प्रोडक्ट जितना मुझे याद आ रहा है मेरा पायरोल साफ बनेगा, बाकी इसको प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। आई एम नॉट श्योर, इस वाले के लिए तो श्योर हूँ, बट यहाँ पर भी वैसे पायरोल ही बनता है, बट आप लोग प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा, बिकॉज शायद मैंने ऑनर्स वालों को नहीं पढ़ाई ये चीज, और थी भी नहीं हमारे में इतनी काम की, आपके में आ रही है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सल्फिनिलिक एसिड की बात अभी करते हैं, पहले कार्बिल अमाइन देख लें। तो होती क्या है यार, ये एक प्यारी सी रिएक्शन है, किसके लिए है, डिस्टिंग्विश करती है हमारे पास 1 डिग्री अमीन को किसी और आदमी से। क्या होता है, 1 डिग्री अमीन की इस आदमी से रिएक्शन कराते हैं, सेम रिएजेंट एज इट इज जो हमारा रीमर टीमन रिएक्शन में था। क्या बनता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। समझ में आया सर, आ गया, ठीक है। मैकेनिज्म देखो, CaCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, उसकी OH से रिएक्शन कराई, ठीक है। होता क्या है, CCl3 नेगेटिव बन जाता है। अब क्या होगा, तो ये यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, अगेन वही सेम जो आपको वहां पर बताया था वही होगा, CCl यहाँ पर बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पर ये CCl2 इस नाइट्रोजन से बेसिकली रिएक्ट करता है, इसका ये नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर देता है, बिकॉज यहाँ एक वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद होता है। याद रख लीजिएगा, अगर इतने मतलब समझा नहीं रहा मैं क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिटेड है। तो यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये लोन पे अपना डोनेट कर देता है, इस तरीके से कुछ हिसाब किताब बन जाएगा। फिर क्या होगा, -H++H+, एंड देन फाइनली हम 2 HCl रिमूव कर देंगे, तो 2 यहाँ पर बन जाएंगे आपके अल्काइल आइसोसाइनाइड, बेसिकली 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएंगे। क्या बन गया, अल्काइल आइसोसाइनेट। हो गया काम सर, हो गया। सो क्या हुआ सर, हुआ ये कि अमाइन ने रिएक्शन कराई क्लोरोफॉर्म की वजह से, और क्या बन गया, अल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, तो रिएक्शन बता दी मैंने, इसका यूज बता दिया, क्या, ये डिस्टिंग्विश करना 1 डिग्री अमीन को किसी भी और से, कोई और ये रिएक्शन नहीं देगा, सिर्फ 1 डिग्री अमीन ये रिएक्शन देता है। तो 4-5 टेस्ट ट्यूब हो, उस सभी में आप कार्बिल अमाइन रिएजेंट दैट इज CaCl3 KOH डाल दो। जहां भी कुछ अलग सी स्मेल आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसकी फाउल स्मेल ही होती है, या आलमंड स्मेल करके शायद कुछ होती है, या इसी में होती है, आई थिंक फाउल स्मेल करके कुछ बेकार सी स्मेल होती है। चेक कर लिएगा स्मेल के बारे में, आ गई तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन मौजूद है। रिएक्शन लिख दी, बेसिकली मैकेनिज्म भी बता दिया साहब, तो ये होता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम अगर आगे नेक्स्ट दैट इज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन पर, उसका मैकेनिज्म देना है। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन बहुत एक प्यारी रिएक्शन है अमाइड की, उसमें कुछ खास नहीं करना होता। अमाइड होता है, उसमें CONH2 ग्रुप है, आपको CO हटाना है और प्रोडक्ट बनाना है, बस इतना करना। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका अमाइड आ गया। क्या ये लेते हैं हम, कोई भी हैलोजन आप ले सकते हैं, Cl2, जनरली आपको हॉफमैन ब्रोमोवाइड है तो हम ब्रोमीन लिखते हुए दिखेंगे। NaOH से रिएक्शन करेंगे 4 मोल से, क्या बनेगा, RNH2। आओ देखो क्या होता है। सबसे पहले हुआ क्या कि आपका OH जो है वो एक एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा, कौन सा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला जो होगा, NH बॉन्ड इज बेसिकली और एसिडिक वाला हाइड्रोजन वहां पर होगा, पहला गया।
रेजोनेंस यहाँ पर आपको होती हुई नजर आएगी, ठीक है। देन क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, बट होता क्या एग्जैक्टली ये आदमी आपका यहाँ पर डायरेक्टली अटैक कर देता है और एक्स नेगेटिव बाहर सिंपल आपका यहाँ हाइड्रोजन लग गया। फिर क्या होगा, अगेन एक और ओ एच आएगा, आपका हाइड्रोजन ले जाएगा। अब एक्स कहेगा मैं दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा हूं और आपका एक कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है नाइट्रेट। अब बेहतरीन चीज होती है दैट इज माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप होता है, और बहुत सारी ये अमाइंस की प्रिपरेटरी रिएक्शन में होता है। तो ये अल्काइल ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर जाता है और आइसोसाइनेट बन जाता है। पानी डालोगे अमीन बन जाएगा वर्टिकली, ये यहाँ पर होता है ऑफमैन ब्रोमाइड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हुआ क्या, ये हुआ कि ये आपका RnH2 बन गया और ये आपकी CO2 बन के निकल गई। तो एक कार्बन एटम यहाँ कम हो जाता है। सो दिस इज योर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हमने इसका मैकेनिज्म भी देख लिया। होती किस लिए, अमाइड से 1 डिग्री अमाइन, एक कार्बन याद रखना कम होता है, जैसे CH3CONH2 है तो फाइनली आपको सिर्फ CH3NH2 मिलेगा। 2 कार्बन थे यहाँ पर, यहाँ एक कार्बन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये तीनों के तीनों हमारे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन है, इनका हमें ऑर्डर बताना है एक्वस मीडियम में ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव एंड सॉल्वेशन। तो इंडक्टिव की बात करें सबसे पहले, अगर ये देखो CH3NH2 तीनों ही लोन पेयर देने की काबिलियत रखते हैं क्योंकि तीनों के पास लोन पेयर मौजूद है। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट से चलूं तो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई होता है माइनस आई। मिथाइल का बताना कौन सा होता है, सब बच्चे बोलेंगे सर जी प्लस आई होता है मिथाइल का। तो मिथाइल का प्लस आई मतलब ही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब सोचो अगर कोई इंसान इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सर बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या लोन पेयर ज्यादा दे पाएगा, हाँ। तो क्या बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बस इतना बता दीजिए, सर जी बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो मुझे किसी तरह से यहाँ ज्यादा इंडक्टिव लगाना है। तो अब सोचो एक ये आदमी, दूसरा आदमी क्या है, मैंने 2 CH3 ग्रुप लगा दिए। क्या दो दो इंडक्टिव इफेक्ट वाले लोगों का, क्या दो दो लोग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेंगे, क्या और ज्यादा बेसिक कैरेक्टर हो गया, बिल्कुल सर सही कहा आपने। तीसरा आदमी देखो, इसके पास तो साले के बाद 3 3 मिथाइल ग्रुप है। तो इस साहब के पास तो क्या है, 3 3 मिथाइल ग्रुप है। तो ये साहब क्या करेंगे, सर ये साहब तीनों से प्लस आई दिखाएंगे, 3 टाइम्स प्लस आई, और ज्यादा बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम कंसिडरेशन में लेते सिर्फ, तो ये ऑर्डर हो जाता है क्योंकि प्लस आई ज्यादा है, ठीक है। बट सॉल्वेशन भी लेनी है, आइए उसको भी देखते हैं। सॉल्वेशन क्या है सर जी, तो सॉल्वेशन ये है क्योंकि एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं और एक्वस मीडियम में हालात ना अलग होते हैं। सर कैसे, सबसे पहले एक्वस में पानी में डाला तो ये आपका आदमी H+ एक्सेप्ट कर ले, सर बिल्कुल सही बोला, ठीक है। अब एक्वस है तो क्या है, पानी है। तो पानी है तो क्या है, H2O है। H2O है तो क्या है सर, मतलब OH है ना। ध्यान से सुनना, क्या ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बने हुए एक दूसरे के साथ बॉन्ड, हाँ। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं, सर बिल्कुल आपने सही बोला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, बस यही है। अब सोचो जितने ज्यादा नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होंगे, क्या उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये रिएक्टेंट था, इस रिएक्टेंट को मैंने पानी में डाला और ये प्रोडक्ट बना। ये प्रोडक्ट बेसिकली आपका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। और अगर प्रोडक्ट स्टेबल मतलब कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल मतलब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बेसिक कैरेक्टर पर डिपेंड कर रही है। तो उल्टा बोल दिया, बेसिसिटी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी किसके, कॉन्जुगेट एसिड के। समझ में आया, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सोचो अगर यही 2 डिग्री अमीन हो जाए तो क्या ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बंद हो जाएगा रास्ता, हाँ सर। सिमिलरली अगर ये 3 डिग्री अमीन हो जाए, क्या यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनना बंद हो जाएगा, हाँ। अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, सर ये हाइड्रोजन तो है। बेटा हाइड्रोजन जब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है ना, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ अटैच है और कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। तो कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो कहां से वो FON से अटैच हो गया, हाँ सर बात तो सही कर रहे हो, कार्बन अलग है और ये तीनों अलग है। तो वही बात है यहाँ पर। तो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी जैसे जैसे मैं डिग्री ऑफ अमाइन बना दूंगा। तो अगर मुझे सॉल्वेशन के हिसाब से चलना है तो मेरा ऑर्डर एकदम उल्टा हो गया। अब क्या करें सर, इंडक्टिव इफेक्ट कुछ बोल रहा है, सॉल्वेशन कुछ बोल रहा है। अब हमने बोल दिया कि भाई एक्सपेरिमेंटली ये हमें पता लगा था कि हमारा जो 2 डिग्री अमाइन है वो सबसे आगे होता है, कुछ भी कर लो। फिर अगर मिथाइल का केस हो तो 1 डिग्री एंड देन आपका टर्शियरी अमीन। तो अगर मिथाइल वाला केस हो, आई होप सो मैंने गलत नहीं बोला होगा यहाँ पर, अगर मेरा अल्काइल ग्रुप मिथाइल होता है तो ये ऑर्डर फॉलो होता है। मिथाइल के अलावा कुछ भी होगा तो मेरा ये ऑर्डर फॉलो होगा इन एक्वस मीडियम। आई होप सो मैं सही बोलूंगा, और गलत बोलूंगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सही कर चुका हूँ। अगर आप देख चुके अगर नहीं करा तो मतलब सही होगा, ठीक है। तो ये अदर देन कोई भी मिथाइल है ये ऑर्डर फॉलो होगा। तो अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो, दिस आदमी इज योर 2 डिग्री, दिस आदमी इज योर 3 डिग्री, दिस आदमी इज योर 1 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ए ले लूं, इसको बी ले लूं, इसको सी ले लूं, तो सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली बी वाला होगा। फिर ए या बी में से कौन सा, यहाँ पर क्योंकि मिथाइल है तो ए देन सी, ये ऑर्डर खत्म। बढ़ते हैं देखो,
यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एलिफैटिक अमीन्स को रिएक्शन करानी है विद नाइट्रस एसिड, सिर्फ प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। तो देखो RNH2 से जब मैं नाइट्रस एसिड को रिएक्शन कराता हूं तो प्यारा सा एक एल्कोहल बन जाता है, साफ सुथरा। ठीक है, सेकेंडरी अमीन को जब मैं कराता हूं तो देखो क्या बनेगा सर, सेकेंडरी अमीन को यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर मैं प्रॉपर दिखा देता हूँ क्या बनेगा। क्या है ये आपका, बेसिकली एन नाइट्रोसो अल्काइल अमीन। हाँ यही बनता है, ये एक येलो ऑयली कंपाउंड होता है। सो बेसिकली डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं हम 1 डिग्री 2 डिग्री एप्सो 3 डिग्री से रिएक्शन कराई, कुछ नहीं बना, बस ये आपका H प्लस दे देगा और ये सोल्यूबल सॉल्ट बन जाएगी। तो तीनों के प्रोडक्ट हो गए। मैकेनिज्म पे नजर मान लीजिए क्या होता है। ये हम लेते हैं NO2HCl लेंगे, सेम एज इट इज डाइजोनियम वाला, या HNO2 ले लेंगे। क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपका NO आयन बन जाएगा जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, दैट इज योर नाइट्रोसोनियम आयन। फिर नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पर ये लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा, तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर NO बन जाएगा। फिर यहाँ से H प्लस लूज होकर यहाँ चला जाएगा। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ काम का है नहीं आपके लिए। तो ये हो गया। अब गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस कराते हैं और अपने घर चलते हैं। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले एक आदमी होता है जिसका नाम होता है क्या, थैलीमाइड। वे स्ट्रक्चर भूलिए उसका, नहीं याद है, सही बना रहा हूँ ना। मेरे पास होता है COOH, फिर हम उसको हो करा देते हैं, तो हाँ ये होता है CO। आप सही, ये आदमी क्या है आपका, थैलीमाइड। सबसे पहले मैं इसकी एक्वस क्योजी आयनों से रिएक्शन कराता हूँ। तो अपना एसिडिक आदमी जो है कौन है सर, नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन, बढ़िया शाबाश। वो इसने लूज कर दिया सर, लूज कर दिया ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव। और चाहो तो आप के पॉजिटिव दिखा सकते हो, ऐसा छोटा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसकी हेलो एल्केन से कराते हैं रिएक्शन, और ये रिएक्शन होती है आपकी SN2 साहब। SN2 रिएक्शन होगी, तो SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बहुत प्यारी बात, यहाँ आपका जो है वो ये आदमी इस पर अटैक कर रहा होगा, ये लात मार के बाहर, तो यहाँ R लग जाएगा। फिर हम इसकी कराते हैं हाइड्रोलिसिस बेसिक, और अल्टीमेटली होता क्या है, होता ये है कि ये आदमी बन जाता है आपका थैलिक एसिड की सॉल्ट, और आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, RNH2। ये आपका हिसाब किताब एट द एंड बचता है। ठीक है जी, तो ये आपका 1 डिग्री अमीन बन गया। अब मुझे क्या बनाना है, देखो एक बार जरा, मैं मुझे बनाना था इथाइल वाला कुछ, इथाइल अमीन। तो यदि मुझे इथाइल अमीन बनाना है तो इस R ग्रुप को मैं बस CH3CH2 ले लूंगा, खत्म हो गया। तो CH3CH2Cl मैंने ले लिया। होगा क्या, ये आदमी यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर, और ये यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, तो यहाँ CH3CH2Cl आ जाएगा। फिर बेसिक हाइड्रोलिसिस, ये बन जाएगा, खत्म, घर चले जाइएगा अपने। तो यहाँ पर हमने बना दिया। अच्छा, और एक बात करनी थी मुझे जो मैं भूल गया, हाँ आपकी बात। सो एक बात ये करनी थी, दैट इज की यहाँ SN2 हो रही है, सोचना लॉजिकली, क्या यहाँ से मैं एनिलीन बना सकता हूँ, क्या इस R को मैं PHNH2 कर सकता हूँ। सोचिएगा लॉजिकली, 5 सेकंड का टाइम लिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। सो आई होप सो लॉजिकली आप सोच पा रहे होंगे कि सर यहाँ पर हमें चाहिए होगा PHCl या PHBr। ठीक है, और सर ये तो SN2 देता ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में होता है, यहाँ से आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। जिन बच्चे ये बात समझ गए, बढ़िया, एक एडिशनल पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया अपनी तरफ से, सो दैट आपको थोड़ा आसानी हो। अगर इस बार गैब्रियल थैलीमाइड से कुछ पूछ रहे हैं तो हो सकता है वो एनिलीन पूछ लें, क्यों नहीं बना सकते, तो आप डेफिनेटली रीजन एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये हमारा यहाँ पर ये भी बन चुका है क्या, दैट इज इथाइलामीन। अच्छा, एक पीछे रह गया था, अब सल्फेनिलिक एसिड के बारे पर आ जाते हैं। यहाँ पर मुझे याद था, ये मुझसे रह गया। तो सबसे पहले व्हाट इज सल्फेनिलिक एसिड, क्या होता है, आइए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनिलीन के पैरा पर, दिस इज योर एनिलीन, इसके पैरा पर SO3H इज योर सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट व्हाट इज सल्फेनिलिक एसिड, तो आप सिंपली यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या होता है सल्फेनिलिक एसिड। ठीक, तो सबसे पहले ये आपका आ गया सल्फेनिलिक एसिड। नाउ इसकी अब हमें क्या बात करनी है, प्रिपरेशन के बारे में बात करनी है। तो प्रिपरेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत सिंपल है यार, इसको बनाने का तरीका काफी ज्यादा सिंपल है। और वो क्या है, आइए देखते हैं यहाँ पर कहानी में प्रिपरेशन, पेज खाली नहीं है क्या कोई भी। हाँ, तो यहाँ अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें तो हमारे पास एनिलीन है, सर है बिल्कुल जिंदा एनिलीन। इस एनिलीन की हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करा देते हैं एंड देन हीट करते हैं। सो होता यह है, इनिशियली आपका ये हिसाब किताब होता है, दैट इज NH3 पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। ये इनिशियली यहाँ पर आपका हिसाब किताब होता है। होप सो मैंने सही करा, हाँ ठीक है। फिर जो हम यहाँ हीट कराएंगे, उस हीटिंग में यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर होता है,
और ये NH2 बन जाता है, और यहाँ आपके सामने जो है यहाँ सिर्फ SO3H लगेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या गया, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, और यहाँ से आपका वाटर चला जाता है, सॉरी आपका एक ऑक्सीजन चला गया, और यहाँ वाला एक हाइड्रोजन था, तो यहाँ हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन एज अ H+ चला गया, ये हाइड्रोजन H+ चला गया, और यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया। सो बेसिकली वाटर का रिमूवल या डिहाइड्रेशन हो जाता। तो सबसे पहले ये बना, फिर हमने इसको हीट करा, तब हमें ये फाइनली मिलता है। सो दिस इज सिंपली द प्रिपरेशन, एंड आई डोंट थिंक इसमें और मैं क्या बता सकता हूँ। आई डोंट नो, मतलब आप लोगों को पता होगा तो प्लीज बताइए, आप लोगों के टीचर्स ने कुछ करा होगा तो मे बी मैं अगली वाली वीडियो में कुछ इनकॉर्पोरेट वगैरह करके देखूंगा, बट फॉर नाउ आई डोंट थिंक मैं इसमें कुछ फर्दर बता पाऊंगा। तो ये रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये था आपका प्यारा सा पेपर, दूसरे वाले को भी देखिएगा, बढ़िया आपके सवाल इन्हीं में से आने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप सो मजा आया होगा, आसान लगी होंगी चीजें, चीजें समझ में डेफिनेटली आई होंगी कुछ ना कुछ। और इन्हीं दोनों पेपर से आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में सवाल आने वाले हैं बहुत ज्यादा, तो अच्छे से कर कर जाइएगा। तो मिलेंगे आपसे कभी बाद में, जब भी होगा मौका, कुछ नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर हुआ तो डेफिनेटली करेंगे। कोई भी डिस्कशन करना हो तो हाँ, यू गाइस कैन ऑलवेज टेक्स्ट ऑन द टेलीग्राम, एडमिन को DM करेगा, मैं ही वो एडमिन हूँ। कोई भी डिस्कशन करना हो करियर से रिलेटेड तो डेफिनेटली वी कैन ऑलवेज डू दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।